अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाज़ीम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम उर्दू मज़मून के 10 सवालात वज़ाहत के साथ देखेंगे जो कि गुज़िश्ता इम्तिहान में पूछे गए सवालात हैं। लिहाजा 10 दिसंबर 2025 को आपका इम्तिहान कंडक्ट किया जाएगा। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हेलो लर्निंग एकेडमी पर न्यू बैच स्टार्ट की गई है, जिसमें आपको डेली वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। ऑल सब्जेक्ट्स के पीडीएफ नोट्स आपको अवेलेबल किए जाएंगे और 5000 प्लस एमसीक्यूज़ एंड पीवाईक्यूज़ आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, एक पेपर की फ़ीस 699 है और अगर आप दोनों पेपर ज्वाइन करते हो तो 999 इसकी फ़ीस है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। तो वक्त को ज़ाया ना करते हुए चलते हम क्वेश्चंस की तरफ। उम्माल इस लफ्ज़ का वाहिद पहचानिए, यानी कि उम्माल जो है तो ये इसका वाहिद कौन सा है, यानी कि ये जामा के फॉर्मेट में। तो यहाँ पर नंबर 1 है आमिल, नंबर 2 है अमल, नंबर 3 है आमी और नंबर 4 है अमला। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा आमिल, यानी कि उम्माल की जो जमा है, उम्माल का जो वाहिद रहेगा, ये जमा दी हुई है। वाहिद जमा पर भी आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है, उसका आंसर रहेगा आमिल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। अगला सवाल है कि दर्ज झेल में कौन से मुतबादिल में लाहिक़े का इस्तेमाल नहीं किया गया है। नंबर 1 कलमदान, नंबर 2 दंदान, नंबर 3 गुलदान और नंबर 4 पानदान। तो फ्रेंड्स, लाहिक़ा कहते हैं उसको जिसमें जो है तो लास्ट में लगाया जाता है और उसके ज़रिए एक बामायनी लफ्ज़ बनता है, जैसे कि कलमदान। तो यहाँ पर दान ये लाहिक़ा लगाए और कलमदान से मुराद कलम रखने की जो जगह, जो मतलब चीज़ होती है, जैसे कि कंपास बॉक्स है आज के दौर में, उस वक्त कलमदान हुआ करते थे, तो उसे जो है तो कलमदान कहेंगे। नेक्स्ट है दंदान। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर दंदान जो है ये अरबी या फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है, इसके मायने होते हैं दांत। और नंबर 3 है गुलदान, जिसमें जो है तो गुल के मायने होते हैं फूल, और दान मीन्स उसमें रखा जाता है जिसको, यानी कि फूल को जिस चीज़ में रखा जाता है उसको गुलदान कहते हैं। उसके बाद है पानदान, यानी कि पान रखने की जो चीज़ होती है उसको पानदान कहते हैं। लिहाजा यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर ये रहेगा ऑप्शन नंबर सेकेंड कि कौन से मुतबादिल में लाहिक़े का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो यहाँ पर दंदान में लाहिक़े का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जबकि कलमदान, गुलदान और पानदान में इस्तेमाल किया गया है। लिहाजा ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला सवाल है कि पितरस बुखारी कौन थे। पितरस बुखारी ये जो है तो कौन थे, इस तरीके से जो तो सवाल है। तो लिहाजा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मशहूर सहाफ़ी थे, नंबर 2 है मशहूर नक्काश थे, नंबर 3 है मशहूर मज़ाह निगार थे और नंबर 4 है मशहूर शायर थे। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मशहूर मज़ाह निगार थे। पितरस बुखारी जो थे वो मशहूर मज़ाह निगार थे। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 अक्टूबर 1920 की मुनासिबत से दर्ज झेल से कौन सा मुतबादिल दुरुस्त है। नंबर 1 फोर्ट विलियम कॉलेज की इब्तिदा, नंबर 2 जामिया मिलिया का क़याम, नंबर 3 APJ अब्दुल कलाम की पैदाइश और नंबर 4 डॉक्टर जाकिर हुसैन की पैदाइश। तो फ्रेंड्स, 29 अक्टूबर 1920 ईस्वी की मुनासिबत से लिहाजा जामिया मिलिया का क़याम ये जो है तो मुतबादिल दुरुस्त है। ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला सवाल है कि दर्ज झेल में से कौन सी तसनीफ़ अल्लामा इकबाल की नहीं है। नंबर 1 बांगे दरा, तो बांगे दरा जो है तो अल्लामा इकबाल की तसनीफ़ है। नंबर 2 है लोहे महफूज, तो फ्रेंड्स लोहे महफूज भी लिहाजा अल्लामा इकबाल की तसनीफ़ है। उसके बाद है नंबर 3 बाल जिब्रील, तो फ्रेंड्स यहाँ पर लोहे महफूज जो है तो अल्लामा इकबाल की तसनीफ़ नहीं है। बाल जिब्रील और ज़रब खलीम ये जो है तो अल्लामा इकबाल की तसानीफ़ है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट होगा लोहे महफूज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला सवाल है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं कि तजनी से नाक़िस रहेगा, यानी कि ये जो शेर है ये किसको जो है तो ज़ाहिर कर रहा है, यानी कि किस सनत का जो है तो ये शेर है। नंबर 1 है तजनी से नाक़िस, नंबर 2 है तजनी से ताम, नंबर 3 है सनत मुबालगा और नंबर 4 है सनत मिरातुन नज़ीर। तो फ्रेंड्स, सनत मिरातुन नज़ीर किसे कहते हैं, सबसे पहले हम वो देखेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लिहाजा सनत मिरातुन नज़ीर उसे कहते हैं कि शायर या अदीब किसी मजमून या ख़याल के बयान में एक ही मुनासिबत या एक ही जो है तो मुनासिबत के कई अल्फाज इकट्ठा कर ज़िक्र करे, यानी ऐसे अल्फाज लाए जाए जो आपस में रिश्ता और ताल्लुक़ रखते हो, जैसे कि
ज़मीन आसमान सूरज चाँद, ये जो तो एक इसके एक यानी कि रिलेशन रखते हैं, आसमान ज़मीन सूरज चाँद, और ये सब अल्फाज एक ही कबील यानी कि कायनात फलक से ताल्लुक़ रखते हैं कि कबील मीन्स कबाइल कायनात फलक से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए जो है तो उसको सनत मुरातुन नज़ीर कहते हैं। अब सनत मुबालगा में लिहाजा शार जो है तो बड़ा चढ़ाकर किसी बात को पेश कर रहा होता है, उसको सनत मुबालगा कहते हैं। सनत तजनीस ताम किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स सनत तजनीस ताम उसे कहते हैं कि जब दो या दो से ज़ायद अल्फाज हिज्जे, आवाज़ और सूरत में बिल्कुल एक जैसे हो लेकिन उनके मायने मुख्तलिफ हो, यानी शक्ल व सूरत में यकसा हो लेकिन उनके जो मायने हैं वो जुदा जुदा हो, उसको जो है तो तजनीस ताम कहा जाएगा। और उसके बाद है तजनीस नाक़िस। तो सनद तजनीस नाक़िस किसे कहते हैं? यानी शार जिस शेर में दो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करे जो अल्फाज शक्ल या आवाज़ में करीब हो मगर मुकम्मल एक जैसे ना हो, जैसे यहाँ खुदी और खुदा में तजनीस नाक़िस मौजूद है। यहाँ पर जो तो तजनीस नाक़िस मौजूद है खुदा और खुदी में। यहाँ पर जो तो खुदा है और यहाँ पर जो तो खुदी है। तो खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो यहाँ पर खुदा और खुदी में जो है तो तजनीस नाक़िस मौजूद है, इस वास्ते ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। लिहाजा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते। अगला सवाल है कि जिस बहर में मफ़ाइलुन कुल 8 बार आए उस बहर का नाम बतलाइए। उस बहर का नाम बताना है। तो यहाँ पर जो है तो बहरों के नाम है। बहर जो है तो जैसे कि बहर रमल मसमन है, उसके बाद बहर बसीद मसमन है, बहर मतगारिब मसमन सालिम है और बहर हजज मसमन सालिम है। तो कौन सी बहर में जो है तो मफ़ाइलन कुल 8 मरतबा आया हुआ है? इस वास्ते यहाँ पर जो है तो आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन फ्रेंड्स इसका दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो सवाल है इसमें कौन सी जो है तो बहर से मुतालिक सवाल किया गया है। लिहाजा तो यहाँ पर जैसे कि आपको नज़र आ रहा है बहरे मतकारी, इसको ज़रा जूम आउट कर लेंगे हम। यहाँ पर जो है तो जिस बहर में मफ़ाइलन कुल 8 बार आए उस बहर का नाम बताइए। तो लिहाजा बहर मुतरादिक इसमें जो है तो फ़ाइलुन आता है, बहर मतखारिब में जो है तो फ़ऊलन आता है, बहर रजज़ में मुस्तफ़इलुन आता है और बहर रमल में फ़ाइलतुन आता है। ये 4 मरतबा दिया गया है, लेकिन इसको डबल यानी कि 2 जो शेर होते हैं ना फ्रेंड्स, तो उसका तख्ती जब कर दे तो इसलिए जो तो उसको बहर में यानी कि उसको नापा जाता है, तोला जाता है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर जो है तो बहर हजज इसमें मफ़ाइलुन आया है और इसमें क्या है कि जिस बहर में मफ़ाइलुन 8 मरतबा आया है, कुल 8 बार आए उस बहर का नाम बताइए। तो यहाँ पर बहर मतखारिब मसमन सालिम में कितनी मरतबा आया है? तो बहर मतखारिब में जो है तो यहाँ पर फ़ौलन 8 मरतबा है। अब हर बहर में 8 मरतबा ही आता है, लेकिन फ़ौलन मफ़ाइल, अब यहाँ पर मफ़ाइलुन पूछा गया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मफ़ाइलुन जो है लिहाजा बहर हजज में पूछा गया है। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो रहेगा बहर हजज मसमन सालिम। बहर हजज जो है तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा। और उसके बाद बहर रमल में जो पूछा गया है तो बहर रमल में फ़ाइलतुन 8 मरतबा पूछा जाता यानी कि 8 मरतबा आता है। और बहर बसीत में, बहर बसीत जो है तो यहाँ पर बहर बसीत बहर हजज में लिहाजा मफ़ाइलुन है और बहर रमल में फ़ाइलतुन है। उसके बाद बहर मतखारिब मसमन सालिम में जो है तो फ़ौलन है। इस तरीके से है। और बहर बसीत जो है तो कोई बहर है नहीं। खैर तो इस तरीके से ये 3 बहरों से मुतालिक हमने आपको बताया। और जो बकिया जो बहरें हैं वो भी आप उसको जहन में रखें कि कौन से बहर में क्या चीज़ पूछी गई है। जैसे कि बहर मुतरादिक में फ़ाइलुन है और 8 मरतबा आता है। बहर मतखारिब में जो तो फ़ौलन 8 मरतबा है। बहर रजज़ में मुस्तफ़इलुन 8 मरतबा है। बहर रमल में फ़ाइलतुन 8 मरतबा है। और बहर हजज में
मफ़ाइलुन जो है तो 8 मरतबा है, बहरे कामिल में मुतफ़ाइलुन 8 मरतबा है, और बहरे वाफ़र में जो है तो मफ़ाइलतुन 8 मरतबा है। ये वज़न एक मिसरे का है, दूसरे मिसरा इसी की तकरार पर होता है, मीन्स इसी की तकरार पर मीन्स जो है तो 8 मरतबा होता है, यानी कि 4 जो आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये दूसरा मिसरा भी इस तरीके से, तो यहाँ पर 8 कुल जो 8 मरतबा आए, तो ये डबल जो है तो इसको अगर किया जाए तो 8 हो जाता है। जैसे कि मफ़ाइलुन यहाँ पर जो है तो 8 मरतबा आएगा, इसको अगर डबल लिया जाए तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहर के ऊपर पूछा गया है। असनाफ़ अदब का जो पार्ट है जिसमें गज़ल के जो शेर होते हैं उसकी तख्ती की जाती है, उसको जो तो अलग अलग डिवाइड किया जाता है। खैर वो तमाम तर चीज़ें आपको क्लास में उर्दू के जो लेक्चर्स है उसमें बतलाए गए हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब किसी लफ्ज़ या तरकीब को किसी ख़ास तरीके से इस्तेमाल करने से कलाम की तज़यीन हो तो कलाम की इस खूबी को क्या कहते हैं। नंबर 1 है तरकीब, नंबर 2 है सीफत, नंबर 3 है तजबिया और नंबर 4 है इस्तिआरा। तो फ्रेंड्स जब किसी लफ्ज़ या तरकीब को किसी ख़ास, यहाँ पर जो ख़ास जो लफ्ज़ आ रहा है ना फ्रेंड्स, ये जो तो ऑप्शन की तरफ लेकर जाएगा हमें कि ख़ास तरीके से इस्तेमाल करने से कलाम की तज़यीन हो, तो यानी कि कलाम जो है तो अच्छा लगे, तो कलाम की इस खूबी को क्या कहते हैं। तरकीब कहते हैं, सीफत कहते हैं, तजबिया कहते हैं और इस्तिआरा। यहाँ पर ये नहीं पूछा गया है कि एक दूसरे को जो है तो मुशाबा करार देना, तो तजबिया तो नहीं होगा यहाँ पर, इस्तिआरा भी नहीं होगा और उसके बाद है तरकीब भी नहीं होगा। फ्रेंड्स लफ्ज़ या तरकीब को किसी ख़ास तरीके से इस्तेमाल करने से, जैसे कि वो किताब है और वो किताब बहुत अच्छी है, तो यहाँ पर बहुत अच्छी जो रहेगा वो सीफत रहेगा, लिहाजा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि गज़ल का पहला शेर क्या कहलाता है। अब गज़ल से मुताल्लिक क्वेश्चन आए फ्रेंड्स, तो गज़ल का पहला शेर लिहाजा क्या कहलाता है ये पूछा गया है। नंबर 1 है मख्ता कहलाता है, नंबर 2 है मतला कहलाता है, नंबर 3 है काफिया कहलाता है और नंबर 4 है मखड़ा आया है यहाँ पर, तो ये इस तरीके से आया है। लिहाजा पहला जो शेर है गज़ल का क्या कहलाता है। सबसे पहले हमको ये बात पता होना चाहिए मख्ता किसे कहते हैं, मतला किसे कहते हैं, काफिया किसे कहते हैं, और उसमें एक चीज़ और होती है जिसको रदीफ़ कहते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मख्ता किसे कहते हैं। जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस यानी कि कल्बी नाम पेश करे उसको मख्ता कहा जाता है, जो कि आखिरी शेर में किया जाता है, यानी कि शायर आखिरी शेर में जो है तो मख्ते का इस्तेमाल करता है, यानी कि अपना तखल्लुस आखिरी शेर में देता है, तो उसको मख्ता कहेंगे। उसके बाद है मतला किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं, जो पहला शेर होता है उसको मतला कहते हैं, और मख्ता आखिरी शेर को कहते हैं जिसमें शायर अपना तखल्लुस पेश करता है। उसके बाद है काफिया, काफिया किसे कहते। तो शायरी में हर शेर के दोनों मिसरों के आखिर में आने वाले अल्फाज जो हम आवाज़ हिस्से को, यानी कि आखिर में जो आने वाले अल्फाज है, तो उन हम आवाज़ हिस्सों को जो है तो उन हम आवाज़ लफ्ज़ों को क्या कहेंगे, काफिया कहेंगे। यानी वो अल्फाज जो रदीब से पहले आए यकसा आवाज़ रखते हैं, रदीब से पहले आते हैं और यकसा आवाज़ रखते हैं, काफिया कहलाते हैं। और काफिया जो है तो हमेशा रदीब से पहले आता है। तो फ्रेंड्स काफिया रदीब से पहले आता है। अब रदीब और काफिया ये दो चीज़ें हैं, लिहाजा कि रदीफ क्या है और काफिया क्या है वो हम देखेंगे कि जिसमें जैसे कि एक शेर है कि एहसास अमल की चिंगारी जिस दिल में फरोज़ा होती है, उस लब का तबस्सुम हीरा है, उस आँख का आंसू मोती। इसमें रदीफ़ और काफिया क्या है वो हम जो है तो देखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लास्ट में जो आ रहा है होती है, तो उसमें जो है वो रदीफ़ रहेगा, और जो मोती और होती जो लास्ट में आ रहा है कि एहसास अमल की चिंगारी जिस दिल में फरोज़ा होती है, तो होती है यहाँ पर जो होती रहेगा वो रहेगा काफिया। और दूसरे शेर में उस लब का तबस्सुम हीरा है, उस आँख का आंसू मोती है, तो रदीफ़ क्या है और उसके पहले आ रहा है मोती और होती, ये दोनों भी जो है तो काफ़िया रहेंगे। तो लिहाजा मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको गज़ल से मुताल्लिक जो 4 चीज़ें मख्ता, मतला, काफिया और रदीफ़ ये समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर शेर के ज़रिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले क्या एहसास अमल की चिंगारी जिस दिल में फरोज़ा होती है, यहाँ पर जो होती आ रहा है ये क्या रहेगा फ्रेंड्स, ये जो है तो काफिया रहेगा, क्योंकि रदीफ़ यहाँ पर है और इस शेर में भी रदीफ़ जो है तो है, दोनों में जो है तो रदीफ़ है रहेगा, यानी कि आखिरी में आता है, और उससे रदीफ़ से पहले जो आता है उसको काफिया कह देते हैं कि यहाँ पर होती है और उस आँख का आंसू मोती है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है।
दर्ज झेल में से उस शायर की निशानदेही कीजिए जिसे ज्ञानपीठ अवार्ड से अभी तक नवाजा नहीं गया। नंबर 1 है फिराक गोरखपुरी, नंबर 2 है शहरियार, नंबर 3 है जानिसार अख्तर और नंबर 4 है सरदार जाफरी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जानिसार अख्तर जो है इनको अभी तक ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा नहीं गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि महाराष्ट्र की राजधानी डैश डैश है। अब यहाँ पर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मुंबई और पूना, ये तो आसान लग रहा है लेकिन ये आंसर नहीं है, बल्कि ये जो है तो सवाल की किस्म पूछी गई है। नंबर 1 है मुख्तसर सवाल है, यानी कि ये जो क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसको कौन सा सवाल कहते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है जो कि कद्र पैमा जो टॉपिक है फ्रेंड्स उसमें अच्छे से बतलाया गया है। तो मुख्तसर सवाल है, शनाख्ती सवाल है, तवील जवाबी सवालात है या फिर जो है तो इकाई जाँच है। तो लिहाजा ये इकाई जाँच नहीं है, ये तवील जवाबी भी नहीं है, ये मुख्तसर भी नहीं है, ये तीनों में जो है तो लिखना होता है। लिहाजा शनाख्ती जो रहता है जिसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कहते हैं, ये वो वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एक शनाख्ती यानी कि एग्जैक्ट जिसको जो है तो कहेंगे मालूम होना चाहिए आंसर, तो वो रहेगा मुंबई, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। ये जो सवाल की किस्म है ये है शनाख्ती सवाल। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि असनाफ अदब की रोशनी में उर्दू ज़बान की साख्त का सही मुतबादिल कौन सा है। नंबर 1 है नस्र, नज़्म, कसीदा, गज़ल, नंबर 2 है दास्तान, तज़किरा, अफसाना, खुदनोश्त, नंबर 3 है खुलासा निगारी, गज़ल और कसीदा और नंबर 4 है नस्र, नज़्म, क़वाइद और तहरीर। तो फ्रेंड्स असनाफ अदब की रोशनी में उर्दू ज़बान की साख्त का, यहाँ पर उर्दू ज़बान की साख्त पूछा गया है फ्रेंड्स। तो उर्दू ज़बान की साख्त का सही मुतबादिल जो है वो है नस्र, उसके बाद है नज़्म, उसके बाद है क़वाइद और उसके बाद है तहरीर। ऑप्शन नंबर लास्ट करेक्ट आंसर रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम क्वेश्चन अच्छे से समझ में